तो गुड इवनिंग भाई सभी को। एसएससी जीडी 2022 का जो पहला एग्ज़ाम हुआ था 10 जनवरी 2023 को हुआ था, और उसका जो पहला सेट था मॉर्निंग शिफ्ट वाला 9 से 10 वाली शिफ्ट का, उसके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के हम पहली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसी चैनल पे वो वीडियो पड़ा है, आप जा कर के देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम उसी सेट के मैथ के 20 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुंचने के लिए 4 अलग अलग रास्तों से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात कीजिए। मतलब एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है, और एवरेज स्पीड के क्वेश्चन दो टाइप के ही बनते हैं। सबसे पहले अगर डिस्टेंस सेम हो, वो पहला क्वेश्चन उस टाइप का होता है जब डिस्टेंस सेम हो, और दूसरा क्वेश्चन बनता है जब डिस्टेंस सेम ना हो। अब ये मान लीजिए कि ये कोई एक पैलेस ए है और ये कोई दूसरा पैलेस बी है। तो कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया 30 की स्पीड से, और फिर इसी स्थान से पहले वाले स्थान पर वापस आया 20 की स्पीड से। उसकी एवरेज स्पीड हमें निकालनी है। इस कंडीशन में क्या होगा कि डिस्टेंस हमारी सेम है, यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस गया उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक वापस आया। डिस्टेंस सेम होती है तो उस कंडीशन में हम एलसीएम लेके निकाल सकते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क में करते हैं आप, या फिर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये दूसरा मैंने बताया एलसीएम मेथड। और तीसरा आपका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला चाहे डिस्टेंस सेम हो या ना हो, हर कंडीशन में काम करेगा। और जब डिस्टेंस सेम हो तो आप ये दोनों तरीके लगा सकते हैं, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में बात करूं कि मैंने यहाँ पे दो पैलेस लिए ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस सेम है, और एक व्यक्ति 30 की स्पीड से गया और 20 की स्पीड से वापस आया। तो जब मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालूंगा, फॉर्मूले से निकालेंगे तो 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो 2x मतलब पहली स्पीड, y मतलब दूसरी स्पीड, और x प्लस वाई मतलब 50। तो इस कंडीशन में 24 एवरेज स्पीड है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं एलसीएम वाले तरीके से करूं तो मैं मान सकता हूं कि 30 की स्पीड से गया और 20 की स्पीड से आया, डिस्टेंस इन दोनों का एलसीएम 60। जब 60 किलोमीटर 30 की स्पीड से गया तो टाइम लगा होगा कितना, 2 घंटे। 60 किलोमीटर 20 की स्पीड से आया तो कितना टाइम लगा होगा, 3 घंटे। 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर आया, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, 120, और टोटल टाइम कितना लगा, 2 और 3 5। तो डिवाइड कर देंगे तो ये भी 24 kmph। ये कंडीशन कब बनेगी, जब डिस्टेंस सेम दी हो। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे डिस्टेंस सेम नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 5 की स्पीड से गया 20 किलोमीटर, 3 की स्पीड से 15 किलोमीटर, 2 की स्पीड से 10 किलोमीटर, 4 की स्पीड से 24 किलोमीटर। इसका मतलब हमें यहाँ टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, तब हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे। तो टोटल डिस्टेंस तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सारी डिस्टेंस दी हुई है, 20, 15, 10 और 24। इन सबको जोड़ दो, 20 और 15 35, 10 45 और 24 69। तो टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल करी वो है 69 किलोमीटर। अब टाइम कितना लगा वो हमें निकालना है। तो 5 की स्पीड से 20 किलोमीटर गया तो कितना टाइम लगा होगा, 4 घंटे। डिवाइड करके निकालते हैं। और 3 की स्पीड से 15 किलोमीटर गया तो 5 घंटे। 2 की स्पीड से 10 किलोमीटर तो 5 घंटे। 4 की स्पीड से 24 किलोमीटर तो 6 घंटे। अब यहाँ टोटल टाइम कितना लगा वो भी निकाल लो। ये 5 और 5 10 और 6 और 4 10, मतलब टोटल जो टाइम लगा वो है 20 घंटे। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 69 किलोमीटर। टोटल टाइम कितना है, 20 आवर्स।
69 का हाफ होता है 34.5 और नीचे एक जीरो है तो 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रेशियो क्वेश्चन है। 5x माइनस 2y रेशियो x माइनस 2y इक्वल टू 9 रेशियो 17। तो हमें वैल्यू निकालनी है 9x अपॉन 13y की। तो चलिए, अब आप ये जानते होंगे कि दोनों रेशियो में तो इन डिवाइड में हमें लिख सकते हैं 5x माइनस 2y अपॉन x माइनस 2y और इक्वल टू होगा 9 अपॉन 17। एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यू निकाल के यहाँ पे रखनी है। तो यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो आप दो इक्वेशन बना लो, इसे इसके इक्वल रख दो और इसे इसके इक्वल रख दो, वहाँ से ऐड करके वाई की या माइनस करके वाई की वैल्यू और एक्स की वैल्यू अलग अलग निकाल लो, या फिर ये चीज़ हम रेशियो में भी निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता क्या है कि इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 17 की 5 में गुना करेंगे तो 17 पंजे 85, यहाँ 85x बनेगा। और जब इस 9 की इधर इस x मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 9x बनेगा। तो 85x में से 9x माइनस करके कितने x बचेंगे? 76x। तो ये तो हमने निकाल लिया x वाला टर्म। अब ऐसे ही में y वाले टर्म को करना है। 17 की हम 2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34y इधर माइनस का, और इस 2y की हम इस 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 18y ये माइनस का। तो ये 34y जब उधर जाएंगे तो इधर बचेंगे प्लस के 16y। तो x अपॉन y कितना आया? 16/76। इसको 4 से काट लो, 4 से 16 19 चौक 76। एक्स की जगह हम 4 रख दें और वाई की जगह 19। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 9x अपॉन 13y। तो 9 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 13 मल्टीप्लाई 19। तो ये तो हो गया 9 चौक 36 और ये 190, यानी इस 19 को 20 मान लो तो 260 हो जाएगा, और उसमें से 13 माइनस करेंगे तो 247। 36/247। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बोल रहा है कि एक डीलर ने एक वस्तु को 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर, 72,000 उसका MP था मार्क प्राइस, उस पर 20% के डिस्काउंट दिया और फिर उसे 10% का लॉस हो गया। तो उसे मार्क प्राइस पर कितनी छूट देनी चाहिए कि उसे वस्तु पर 440 का लाभ हो? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले तो क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी कॉस्ट प्राइस CP। तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि CP से MP का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस T, मतलब डिस्काउंट, अपॉन 100 प्लस P। 100 प्लस P ले सकते हैं, या फिर अगर लॉस होगा तो इसे 100 माइनस L ले सकते हैं। तो यहाँ पे लॉस ही हुआ है तो 100 माइनस L। तो CP के से MP का रेशियो 100 माइनस D, मतलब डिस्काउंट कितना है 20, तो 80 अपॉन 100 प्लस P या 100 माइनस L, लॉस कितना है 10, मतलब 90। तो 8/9 ये रेशियो है CP से MP का। हमें यहाँ क्या दिया हुआ है? MP, यानी जो 9 है उसकी वैल्यू है 72,000। तो 9 8 72, 8 8 होना, तो यहाँ पे CP की वैल्यू होगी 8 8 64, 64,000। वो पूछ रहा है कि अगर 440 का लाभ लेना है तो कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? मैं पूरा लिख देता हूँ। 64,000 क्रय मूल्य और से 440 का लाभ लेना है तो वस्तु में बेचनी पड़ेगी 64,440 की, जबकि उसका MP है कितना? ये 72,000। तो कितना डिस्काउंट है वो निकाल लो। तो 72,000 रुपये की कोई वस्तु है और उसको बेचना है 64,440 में, कितना डिस्काउंट होगा? 0 काट लो। उसके बाद इसको 9 से काट सकते हैं, 9 से 63, 9 कम 9, 9 6 54, 9 8 72, 800। फिर इसको हम 4 से काट सकते हैं, 4 कम 4, 4 से 28, 4 9 36, 4 दूनी 8, 179/200। कितना डिस्काउंट है? 21 का। किस पे? 200 पे। 100 पे कितना? 0। 21 का आधा यानी 10.5, इतना डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की आय
95,000 है और उसका व्यय यानी खर्च कितना है 75,000 और कह रहा है कि उसकी आय में 18% और खर्च में 12% की वृद्धि हो रही है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो क्या सीन है कि 95,000 रुपये सैलरी थी और 75,000 रुपये खर्च हो गए, बचे कितने 20,000। ये कह रहा है कि इस 95,000 में उसे वृद्धि करनी है कितनी 18% और इस 75,000 में कितनी वृद्धि करनी है 12%। तो इसमें कितना इंक्रीज होगा वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले तो 95,000 का 18% निकाल के इसमें प्लस कर देंगे। अब 95,000 का 18% निकालना है तो पहले 10% निकाल लो, फिर 8% निकालो, 18% हो जाएगा। 95,000 का जो 10% होगा 1/10 होता है, तो ये होगा 9500 और 8% और निकाल लो तो ये 2 जीरो कट जाएंगी 100 से और 8 0 0 8 5 40 4 8 9 72 और 4 76 तो 0 0 1 17,100 इतनी जिसमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो 95,000 और 17,000 ये कितनी हो गई 112 और ये 100 तो 1,12,100 इतना हो जाएगा, ये बढ़ गया। अब 75,000 में 12% का इंक्रीज़ करना है तो 10% निकाल लो और 2% निकाल लो। 75,000 का 10% होगा 7,500 और 2% होगा 2 जीरो कट जाएंगे तो 750 का 1,500, यानी इसमें 9,000 का इंक्रीज़ करना है तो 9 5 14 84,000 हो जाएगा ये। अब ये बढ़ के होगी इसकी सैलरी और ये बढ़ के हो गया इसका खर्च, तो यहाँ पे बचत निकाल लो कितनी है 84,000 में 16,000 तो डायरेक्टली 1,00,000 हो जाएंगे और 16,000 और 12,100 तो 16 और 12 28 28,100। तो कितना बचत बढ़ गई यहाँ पे 20,000 थी और 28,100 होगी यहाँ, तो ये होगी 8100। इतने का इंक्रीज़ हुआ है किस पे 20,000 पे, तो 100 पे कितना ये 2 जीरो कट गई 81 का आधा 40.5। अगला क्वेश्चन, दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो ये तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम, 3.5 लाख थे और 4,35,000 हो गए तो 50,000 तो सीधे बढ़ गए और 35,000 ये 50 और 35 85,000 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पे 3,50,000 रुपये और 100 पे कितना 2 जीरो कट गई 2 जीरो 1 कट गई, इसे 5 से काट लो 17 5 85 और 7 5 35 7 दूनी 14 बचे कितनी 3 हो गए 30 7 चौक 28 24 पॉइंट समथिंग आंसर होगा, यानी ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 2 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात करना है और पाई की वैल्यू लेनी है हमें 22/7, मतलब जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। एक बार चेक कर लो ऑप्शंस, 4 और 4 8 ये भी 11 का मल्टीपल है, 8 और 3 11 ये भी 11 का मल्टीपल है, 6 और 1 7 ये भी 11 का मल्टीपल है, 9 8 17 में से 6 के 11 ये भी 11 का मल्टीपल है। ये सारे ऑप्शन 11 का मल्टीपल हैं तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या पूछा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन है। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πRh और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πRh तो होगा ही और ऊपर नीचे का क्षेत्रफल लोड जुड़ जाएगा इसमें, यानी 2πr²। तो इसमें पूरे में से मैं कॉमन ले लूँ 2πr, तो ये बचेगा यहाँ भी h यहाँ h तो हो जाएगा 2h प्लस यहाँ एक r बचेगा तो 2h प्लस r। यहाँ वैल्यू रख के हमें निकाल लेना है। बेलन मैं आपको बता दूँ, डायग्राम बना लेते हैं, थोड़ा गंदा बनेगा लेकिन समझ में आ जाएगा। तो ये है बेलन और हम बात कर रहे थे वक्र पृष्ठ की। तो वक्र पृष्ठ जो होता है मैं आपको बता दूँ, वक्र पृष्ठ होता है केवल ये बार का, इतना पूरा होता है वक्र पृष्ठ।
मतलब इसके बाहर बाहर जितनी, आप ये समझ लो कि जितना हम लेमिनेशन चढ़ा सकते हैं वो इसका वक्र पृष्ठ होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या है कि वक्र पृष्ठ तो हो गई, उसके बाद जो इसका ऊपर का और नीचे का जो हिस्सा हमने छोड़ दिया उसको भी अगर हम ऐड कर लें तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। कौन सा? एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, इन दोनों का भी क्षेत्रफल हम निकालें तो पूरा हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो हमें दोनों का निकालना है, वक्र पृष्ठ अलग से और संपूर्ण पृष्ठ अलग से निकाल के ऐड करके जो आंसर होगा वो बताना है। तो चलिए, तो ये मैंने लिखा, ये वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और ये पूरा संपूर्ण पृष्ठ होता है। तो 2π की वैल्यू 22/7, आर कितना है? अच्छा, ये व्यास दिया हुआ है 14, तो त्रिज्या होगी व्यास की हद्दी 7 मल्टीप्लाई ये 2h + r, h की कितना है 2, तो 2 दूनी 4 और 7 11, तो 7 से 60 कट गया, 5 दूनी 44, 44 × 11 484। 11 की मल्टीप्लाई तो आप जानते होंगे, मैं बता देता हूँ आपको एक बार। जैसे मेरे पास कोई संख्या है, मान लीजिए 1352 और 11 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो आपको सिंपली डिजिट को ऐड करते चलना होता है। पहले 2 यहाँ पे लिखेंगे, फिर इन दोनों का सम 5 × 2 7, फिर इन दोनों का सम 8, फिर इन दोनों का सम 4 और फिर ये वाला 1। तो इस तरह से हम इसमें जब 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। इस तरह से भी हम 11 का मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? ये वही जनसंख्या वाला क्वेश्चन है, इसका एक ही कंसेप्ट होता है। तो पहले हमने मान लिया कि जनसंख्या x थी, लास्ट ईयर x मान लेते हैं, और हर साल 3% बढ़ रही है। तो मान लिया अगर 100% है तो कितनी हो जाएगी 103%, यानी 103/100। फिर नेक्स्ट ईयर फिर 103/100, 2 बार बढ़ानी है, और ये बढ़ के कितनी हो गई है 21,218। यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी 2 साल पहले कितनी थी। 103 ये तो कटेगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 103 इसका डायरेक्ट पाड़ा पढ़ लो हम इस पर। तो 103 एक बार चलेंगे तो कम रह जाएगा, 2 बार 206, तो 206 और 12 में से 6 गए 6 हो चुके, 1 उतार लिया, फिर 0 लगाई, फिर 8, फिर 103 6 बार चल गया, पूरा कट गया ये। फिर से 103 से इसको काट लो, ये 2 बार कटेगा, तो x बराबर ये 2 और ये 4 0, 20,000। अगला क्वेश्चन है, x ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिलें खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करना है ना। तो एक पेंसिल कितनी की हो जाएगी, 140 रुपये में 40 हैं, तो एक पेंसिल का मूल्य हो गया। इसे सोल्व कर लो पहले। 18 का आधा 9, 9 का आधा 4.5, 180 2 दर्जन पेन का मतलब है कि 24। इसको काट लो 6 से, 36 18 6 चौक 24, 30 का आधा 15, 15 का आधा 7.5। इनके बीच का अंतर निकालना है तो 3। ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धाश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धाश्रम पर कुल 28,500 खर्च करता है, तो एक की आय क्या होगी? तो ये तो सिंपल है कि 5% भोजन पर खर्च कर दिए, 45% तो भोजन पर खर्च कर दिए और 5% वृद्धाश्रम में दान कर दिए, तो 50% उसका टोटल खर्च हो गया। और जो 50% है वो 28,500 के बराबर है, तो 100% कितना होगा, मतलब इसका दुगना, तो 28.5 का दुगना 57, तो 57,000 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, ये एक पेंटिंग को 12 दिनों में पेंट कर सकता है, बी उसी को 8 दिनों में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिनों में पेंट कर सकता है। तो दिनों की लगभग संख्या ज्ञात करनी है जिसमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है यदि बी और सी दोनों एक साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे और पहले दिन ए काम शुरू करता है। तो क्या बोल रहा है कि ए जो है एक काम को कर रहा है 12 दिन में, और बी इसी कर रहा को कर रहा है 8 दिन में, और सी उसी काम को 10 दिन में। तो टोटल वर्क कितना मान रहे हो, इन तीनों का एलसीएम होगा 120। तो 12 से 10 बार 15 8 120 और 12। अब क्या हुआ कि उसने बोला है कि पहले दिन ए शुरू करेगा और
एक दिन छोड़ के एक दिन बी और सी दोनों उसका साथ देंगे एक साथ। यानी क्या सीन है कि पहले दिन ए आएगा और कितना काम करेगा 10, क्योंकि एक दिन में 10 करता है। दूसरे दिन कौन होगा, ए तो होगा ही, उसके साथ बी और सी भी होंगे, तो तीनों मिलकर कितना काम करेंगे 10 और 15, 25 और 12 37। कुछ इस तरह से चलेगा कि टोटल 2 दिन में कितना काम हुआ 47। तो 2 दिन में 47 काम हुआ। अब हमें मल्टीप्लाई करके इसको 120 के नज़दीक ले जाना है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 चौक 12, 120 और 21 हो जाता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। इस मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो 2 दूनी 4, टोटल 4 दिन में कितना काम होगा 47 का 2 गुना 94। तो 2 दिन में 94 काम हो गया। फिर 5वें दिन कौन आएगा ए, और ए कितना काम करेगा 10, तो काम हो जाएगा 104। अब जो छठा दिन है उसमें ए बी सी तीनों आएंगे और तीनों मिलकर कितना करते हैं 37। तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जबकि काम तो हमें कितना कराना है 120। तो इतना तो हमें समझ आ गया, जो काम होगा वो 5 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा और 6 दिन से कम, यानी 5 और 6 के बीच में कुछ आंसर होगा। तो हम यहाँ लगा सकते हैं 5.4। या फिर अगर पूरा ही सोल्व करना है तो अब हमें निकाल लो कि टोटल 5 दिन में कितना काम हुआ 104, और छठे दिन कितना टाइम लगेगा। छठे दिन काम होगा कि हमें काम कराना है कितना 120, और 104 हो चुका है, तो काम कितना बचा है 16। और काम कितना होता है छठे दिन में, अगर पूरा दिन लगता है तो काम होता है 37। तो ये इतना पूरा टाइम लगेगा। तो 1 पॉइंट लगाओ इधर और यहाँ 0। तो इसको अगर मैं देखूँ 5 या 15, 150 और 500 से 35, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें 4 बार ही चलना पड़ेगा। 0.4 लगभग इतना टाइम लगेगा। तो 5 दिन ये और 0.4 ये, तो 5.4 टोटल इतना टाइम लगेगा। अगला क्वेश्चन, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा करती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। 5 महिलाएं 8 दिनों में पूरा कर रही है एक काम, और 8 बच्चे बी से लिख लो 10 दिनों में पूरा कर रहे हैं वही काम। तो 8 से 8 कट गया 5, 2 m/b 2/1, मतलब एक महिला की एफिशिएंसी 2 है तो एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 है। ये हम या तो यहाँ पे या यहाँ पे वैल्यू रख कर टोटल वर्क आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूँ 5 गुणा m2 8, ये टोटल वर्क है। करवाना किस पे है, 2 महिलाएं और 4 बच्चे। 2 महिलाओं की एफिशिएंसी कितनी होगी 2 दूनी 4, 4 बच्चों की 4 एकम 4, तो 4 और 4 8 एफिशिएंसी। 8 कटेगा तो 5 दूनी 10, यानी 10 दिन में टोटल काम हो जाएगा। क्या करें, √6 √8 और √21 का चतुर्थानुपाती निकालना है। अब चतुर्थानुपाती, पहले तो ये देखो कि एक तो होता है मध्यानुपाती। मध्यानुपाती जब 2 रेशियो दिए हों और तीसरा निकालना हो, मतलब उसका कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है A/X प्रपोर्शन X/B। यहाँ पे 2 दिए होते हैं A और B, और हमें X निकालना होता है। तो अब ये आपको पता होगा ऐसे लिखा जाता है A/X = X/B। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हम आता है कि X = AB, X² = AB, यानी X होता है √AB। जब हमें मध्यानुपाती निकालना होता है तो दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई करके उनका उसका रूट ले देते हैं। ऐसे ही दूसरा होता है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती में दो रेशियो दिए होते हैं और तीसरा उसका निकालना होता है, तो उसका कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है A/B प्रपोर्शन B/X। अब सेम टू उसी कॉन्सेप्ट से क्या होगा कि इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, यानी B² = होता है X = होता है B²/A। यानी जब तृतीयानुपाती निकालना होता है तो सेकंड वाले को स्क्वायर करके फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देते हैं। और तीसरा होता है चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती में क्या होता है कि 3 संख्याएं दी होती हैं और फोर्थ निकालना होता है इसका, फोर्थ रेशियो। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसे बनता है A/B प्रपोर्शन C/X। मतलब क्या है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी, यानी AX = BC। तो X हमें निकालना होता है तो BC/A ऐसे लिखा जाता है। मतलब दोनों लास्ट 2 की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से डिवाइड करना होता है।
तो ये 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती के। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है कि उसने पूछा है कि चतुर्थानुपाती क्या है, मतलब जो सेकंड वाले दोनों हैं उनकी मल्टीप्लाई करके फर्स्ट वाले से डिवाइड कर देंगे। तो √21 है, √21 को क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √7, और ये है √8, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2√2 अपॉन √6 को हम लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √3, √3 कैंसिल, √2 कैंसिल, तो 2√7 चतुर्थानुपाती। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो पूरी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। क्या है कि 5 घंटे में कोई डिस्टेंस तय कर दिया 240 किलोमीटर, है ना। तो वो कह रहा है कि अगर वो अपनी स्पीड आधी कर दे तो कितना अधिक टाइम लगेगा। तो ये तो सिंपल सा है कि अगर 5 घंटे लग रहे हैं, स्पीड आधी कर देगी तो टाइम दुगना लगेगा, यानी 10 घंटे लगेंगे। तो कितना अधिक टाइम लग रहा है पूछा है, तो 5 घंटे एक्स्ट्रा लग रहा है, ये आंसर। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है, उसके बाद भी 20% का लाभ अर्जित करता है। 2400 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रेमल भुगतान करता है। अब ये भी उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, पहले भी कर चुके हैं कि हम CP से MP का रेशियो मैंने बताया था 100 - D 100 + P होता है। तो 100 - D मतलब डिस्काउंट कितना है 20, तो 80, 100 प्लस डिस्काउंट कितना है 40, डिस्काउंट 40 है, तो 100 - D यानी 60, और 100 + P 120, तो 60 और 120 1:2, मतलब CP अगर 1 है तो MP 2 है, और हमें क्या दिया है यहाँ पे 2400 MP, यानी 2 की वैल्यू 2400 है। हमें क्या निकालना है क्रेमल यानी 1 की वैल्यू, तो इसकी आधी यानी 1200। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात करिए। तो ये सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है कि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है। ए से बी किस स्पीड से गया 64 की स्पीड से, और बी से ए किस स्पीड से आया 16 की स्पीड से। तो यहाँ कॉन्सेप्ट लगा देना है 2xy अपॉन x + y, 2 × 64 × 16 बटे 64 और 16 80, 16 × 5 80, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 यानी 25.6। किसी नंबर में हम जब 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका 2 गुना करके 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा देते हैं। ये आपको जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ। जैसे ये 56 और मुझे इसे 5 से डिवाइड करना है, तो मैं क्या करूँगा कि 56 का 2 गुना कर दूँगा 112, और एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दूँगा 11.2। ऐसा क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो ये 5 है ना डिवाइड वाला, इसको हम मन में मान लेते हैं कि 10.2 है। अब जो 10.2 है ये 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो हम 2 को यहाँ लिख लो। तो हम जब इसका 2 गुना करेंगे तो ये 112 होगा, और नीचे 10 है तो 10 का एक पॉइंट लग जाएगा यानी 11.2। इसलिए हम किसी संख्या को जब 5 से डिवाइड करना हो तो उसका 2 गुना कर दो और 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा दो, और 5 से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका आधा करके 1 0 लगा दो। अगला क्वेश्चन देखिए 16 क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे एक साथ बजती हैं और 12 सेकंड 18 सेकंड 24 सेकंड 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। घंटियाँ पुनः किस समय स्थान पर एक साथ बजेंगी। ये तो वही एलसीएम का सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें इन सब का एलसीएम ले लेना है, उतने टाइम बाद भी एक साथ बजती हैं। तो 12 18 24 36 और 45 का एलसीएम लेना है। तो पहले हम 12 को तोड़ लो, 2 × 2 × 3, ये बन गया 12। तो हमें बनाना है इसमें 18, ये होगा 3 दूनी 6 और एक 3 और ले लेंगे तो 18 बन गया। और अब हमें बनाना है इसमें कितना 24, 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 और एक 2 और ले लो तो 24 ही बन गया, ठीक है। और अब हमें बनाना है यहाँ पे 36, 36 बनाने के लिए 2 दूनी 4, 4 9 36, 36 तो बना हुआ है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। 45 बनाना है तो 9 × 5 = 45 होता है, 3 × 3 = 9 और एक 5 ले लिया, तो ये होगा टोटल उसका एलसीएम। तो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 × 36, 36 दूनी 72, 72 पंजे 360, 360 और ये क्या है सेकंड। तो हमें इसकी मिनट बनानी है, 60 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएंगे मिनट। तो अगर सुबह नहीं एक साथ बजी थी 9 बजे तो 6 मिनट बाद बजेंगी, यानी 9 बज के 6 मिनट पर एक साथ बजेंगी। अब
ये कह रहा है कि 80,000 की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में वर्षों में 1,17,128 रुपये हो जाएगी। यानी ये 80,000 रुपये थे, है ना, और ये ब्याज लग के 1,17,128 हो गए और रेट है कितना 10%। तो ये कितना इंक्रीज हुआ है वो परसेंटेज निकाल लो, उसके साथ उसके बिहाफ पे हम आंसर बता सकते हैं कि कितने साल लगे होंगे। तो पहले तो कितना इंक्रीज हुआ है वो देख लो। 80,000 थे तो 20,000 तो भी बढ़ गए, 1,00,000 होने पे 17,128 और बढ़ गए, तो कितना हो गई 20 और 17 37,128। इतने का इंक्रीज हुआ है कितने पे 80,000 रुपये। 100 पे कितना 2 जीरो और ये 2 जीरो नीचे ही आप पॉइंट लगा दो, मतलब 37.28। इसको भाग कर दो 8 से, 8 से 32 बचे 5 हो गए 51, 8 से 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 से 48 बचे 3 हो गए 32, 8 से 32 और 8 कम 8 46.41। अब ये आपको लर्न होना चाहिए कि जो 10% होता है उसका सक्सेसिव इंक्रीज 2 साल में बनता है कितना 21%, 3 साल में बनता है 33.1% और 4 साल में बनता है 46.41%। ये आप लर्न कर लीजिए, बहुत ही फ़ायदा होता है इसका, कई जगह यूज़ होता है क्योंकि 10% बहुत ज़्यादा यूज़ होती है रेट। तो इसकी इफेक्टिव रेट 4 साल में होती है 46.41, तो यहाँ पे 4 साल में इंक्रीज हुआ है तो आंसर होगा 4। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास निकालना है। अगर कोई ठोस आकृति है और उसको पिघलाकर कोई दूसरी ठोस आकृति बनाई जाए तो उसका सब कुछ चेंज हो सकता है बजाय उसके आयतन के, क्योंकि उसका आयतन तो सेम ही रहेगा ना, उसका क्षेत्रफल चेंज हो जाएगा, उसकी हाइट वगैरह त्रिज्या वगैरह चेंज हो जाएंगी, लेकिन उसका जो आयतन है वो सेम ही रहेगा। तो दोनों इस कंडीशन में क्या होता है कि हम आयतन सेम रख देते हैं दोनों का। एक तो हमारे पास शंकु है और एक है बेलन। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मतलब कितना है 9 × 9, एच का मतलब 15, और बेलन का आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई और आर स्क्वायर, आर तो हमें निकालना है तभी तो ब्याज निकलेगा। तो आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 45। तो इसको काट लो, ये हो जाएगा 15 से 3 बार और 3 से 3 9 और इस 3 से 3, इस पाई से ये पाई कट गया। तो आर स्क्वायर इक्वल टू 3, सॉरी आर स्क्वायर इक्वल टू 9 है तो आर इक्वल टू होगा 3, और आर इक्वल टू 3 है तो व्यास होता है त्रिज्या का दोगुना यानी 6। अगले क्वेश्चन में मोहन एक टेबल को 2,832 रुपये में बेच रहा है और उसका लाभ है 18%। टेबल का क्रय मूल्य निकालना, मतलब अगर 100% क्रय मूल्य है 18% प्रॉफिट है तो 118% की वैल्यू कितनी है 2832, और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है क्रय मूल्य यानी 100%। इसको मैं डायरेक्टली डिवाइड कर सकता हूँ। 118 का दोगुना कितना होगा 18 दूनी 36 यानी 236, इसे माइनस कर दो, 13 में से 6 गए 7 और 7 में से 4 गए, 7 में से 3 गए 4 और ये 2, 472, 18 चौक 72 होता है यानी 4 बार चलेगा, 4 बार से पूरा कट गया तो आंसर आया 2400। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या हैं। 40 और 50 के बीच हमें प्राइम नंबर निकालने हैं, तो ये तो हम काउंट करके निकाल सकते हैं। 40 तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, 41 एक अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटती है, 42 2 से कटती है, 43 भी किसी से नहीं कटती है, 44 भी 2 से कटती है, 45 5 से, 46 2 से, 47 भी किसी से नहीं कटती है, 48 2 से, 49 7 से और 50 भी नहीं है। तो केवल 3 ही है इन दोनों के बीच में। तो चलिए ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। जो क्वेश्चन मैंने सोल्व किया इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, जय हिंद जय भारत।